नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बातें नई पुरानी में। आज हम हाजिर हुए हैं 1857 के विद्रोह के दूसरे भाग की कहानी के साथ। पहले भाग में जैसे हमने बताया था कि कैसे ये विद्रोह, इसके शुरू होने के कारण क्या थे और इसकी शुरुआत कैसे हुई। जैसा हमने पहले भाग में बताया था कि इसकी शुरुआत हुई थी 29 मार्च बैरकपुर कलकत्ता के पास, जहां मंगल पांडे ने पहला विद्रोह किया था। उसके बाद फिर 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी हो जाती है और उसके बाद फिर 21 अप्रैल को मंगल पांडे के सहयोगी जमादार ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी हो जाती है। फिर उसके बाद जो है ये छुटपुट घटनाएं कहीं कहीं सुनने को मिली, लेकिन जो प्रमुख घटना हुई वो उससे 3 दिन बाद यानी 24 अप्रैल को मेरठ में हुई। मेरठ छावनी में जो तीसरी कैवलरी रेजिमेंट थी, यानी जो तीसरा घुड़सवार रेजिमेंट था, उसके कमांडर थे लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज कारमाइकल स्मिथ। उन्होंने 24 अप्रैल को परेड ग्राउंड में घुड़सवार रेजिमेंट यानी कैवलरी रेजिमेंट के सिपाहियों को ऑर्डर दिया परेड करने के लिए, और उसमें जो है मस्कट फायरिंग यानी एनफील्ड राइफल से फायरिंग की ड्रिल भी थी। तो चूँकि हमने पिछले भाग में बताया था कि जो कैवलरी रेजिमेंट थी बंगाल आर्मी की, जो घुड़सवार रेजिमेंट, उसमें अधिकतर 80-90% मुसलमान सिपाही थे। उन्होंने वो एनफील्ड राइफल इस्तेमाल करने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्हें भी शक था कि इसमें या तो गाय या फिर सूअर की चर्बी है, तो उससे उनका धर्म भ्रष्ट होगा। तो वो 90 सिपाहियों की एक यूनिट थी जिसे ऑर्डर दिया गया था। जब उस 90 सिपाहियों में से माना जाता है कि 85 ने मना कर दिया, 5 को छोड़ के, तो उसके बाद जो है उन्हें डिटेन कर लिया गया। और जो है उसके कुछ दिनों के बाद यानी कि 9 मई 1857 को उन सब का कोर्ट मार्शल हुआ और उनकी वर्दियां उतार दी गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। और ये जो घटना हुई ये बाकी पूरी कैवलरी रेजिमेंट के सामने उनकी वर्दी उतारी गई, उनका कोर्ट मार्शल करके उन्हें जेल में डाला गया। कहते हैं कि जब वो जेल जाने लगे तो उन्होंने अपने साथियों पर लानत भेजा कि तुम हमारी मदद नहीं कर रहे हो और अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए हो, इस समय भी जहाँ धर्म की बात है। फिर उसका अगला दिन यानी कि 10 मई 1857, वो दिन रविवार का दिन था, और कुछ सिपाहियों ने अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स को बताया था कि बटालियन या इस रेजिमेंट के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, कल जो कोर्ट मार्शल हुआ था उन 85 सिपाहियों का, इसलिए जो है आप लोग बाहर ना निकलें। क्योंकि संडे के दिन अक्सर वहाँ के जो ब्रिटिश ऑफिसर या जो ब्रिटिश सिपाही थे वो बाज़ारों में जाते थे ख़रीदारी करने के लिए, चर्च में जाते थे, चर्च में प्रेयर करने के लिए। तो कुछ इंडियन सिपाही जो कि उस समय भी ब्रिटिश के वफादार थे, उन्होंने अपने सीनियर अफसरों को आगाह किया कि आज आप बाज़ारों में वैसे हो सके तो ना जाएं, चर्च में या फिर ख़रीदारी वगैरह करने, क्योंकि हो सकता है कि हिंसा भड़क जाए। लेकिन उन ब्रिटिश ऑफिसर और सिपाहियों ने इस सुझाव को नज़रअंदाज कर दिया। और चूँकि उस समय मेरठ छावनी में माना जाता है लगभग 2500 इंडियन सैनिक और 2000 ब्रिटिश सैनिक थे। बहुत भारी एक सैनिक जमावड़ा था मेरठ छावनी में। तो खैर बहरहाल जो भी हो, संडे के दिन 10 मई 1857 को जो ब्रिटिश सोल्जर थे, ऑफिसर थे, वो मार्केट में चले गए ख़रीदारी करने। छुट्टी के दिन चर्च में चले गए और ये देख के जो है उस घुड़सवार दस्ते के जो बाकी सिपाही थे उन्होंने जो है बाज़ारों में आके ये कहना शुरू कर दिया कि मारो इन अंग्रेज़ों को, इन्होंने जो है हमारे सिपाहियों को बंदी बनाया, ज़बरदस्ती ये उस कारतूस को इस्तेमाल करने के लिए हम पे दबाव डाल रहे हैं। तो उसके बाद जो भारतीय सैनिक थे प्लस जो एक कॉमन पब्लिक थी, सब ने आक्रोश में आके हमला करना शुरू कर दिया और उसमें बहुत सारे जो है अंग्रेज़ ऑफिसर, सैनिक जो कि उस समय ड्यूटी पर नहीं थे, वो उस चपेटे में आ गए और मारे गए। कुछ ब्रिटिश सैनिक और उनके परिवारों को किसी तरह से कुछ भारतीय सैनिकों ने बचाकर वहाँ से बाहर निकाला और किसी तरह से उन्हें सुरक्षित रामपुर भेज दिया, जहाँ की रामपुर के नवाब की शरण में वो ब्रिटिश परिवार और ब्रिटिश सोल्जर्स उन्होंने अपनी जान बचाई, क्योंकि रामपुर के नवाब ने उन्हें शरण दे दी थी। ब्रिटिश हिस्टोरियन फिलिप मेसन लिखते हैं कि 10 मई के अंत तक शाम होते होते जो है बागी सैनिकों ने उन 85 बंदी सैनिकों को वहाँ से छुड़ा लिया था, और अब ये बात तय थी कि अगले दिन वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, जो कि वहाँ से मात्र 40 मील की दूरी पे था।
उसके बाद वही हुआ, अगले दिन 11 मई की सुबह सुबह जो है मेरठ छावनी के सैनिक दिल्ली पहुंचे। और चूंकि दिल्ली में इतनी कोई ब्रिटिश फ़ौज बहुत भारी संख्या में नहीं थी, इसलिए ये सैनिक आसानी से अंदर प्रवेश कर गए शहर के, और उन्होंने सीधा जो है वो बहादुर शाह जफ़र के महल में पहुंचे। और उन्होंने वहां पहुंचकर उन्हें सीधा भारत का शहंशाह जहांपनाह फिर से डिक्लेयर कर दिया। जो थोड़े बहुत कुछ ब्रिटिश ऑफिसर थे जो कि वहाँ के फ्लैगशिप टावर में भाग के उन्होंने शरण ली, और जो है कुछ परिवार वहाँ से पैदल या घोड़े गाड़ी में किसी तरह से हरियाणा के करनाल की तरफ निकल गए। कुछ रास्ते में मारे गए, बाकी लोग सुरक्षित करनाल पहुँचे। और फ्लैगशिप टावर के अलावा कुछ ब्रिटिश ऑफिसर वहाँ की जो आर्मरी थी, जिसमें कि कई हज़ार बैरल गन पाउडर और हथियार रखे हुए थे, उस पे किसी तरह से जो है उन्होंने कुछ देर संघर्ष किया। लेकिन बाद में जब देखा कि हम सब मारे जाएंगे, सैनिक बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने उन हथियार के भंडार को उड़ा दिया। काफ़ी सारा हथियार विद्रोहियों के हाथ लगने से बच गया, लेकिन फिर भी कहते हैं कि लगभग 3000 बैरल गन पाउडर विद्रोहियों के हाथ में पड़ गया। और उसके बाद जो है पूरी तरह से दिल्ली पे कब्जा कर लिया गया। जो भी बचे कुछ ब्रिटिश ऑफिसर और उनके परिवार के लोग वहाँ मिले, उन सब की हत्या कर दी बाकी सिपाहियों ने, और बहादुर शाह जफ़र को जो है भारत का शहंशाह नियुक्त कर दिया गया। हालांकि एक इसकी घटना ये हुई कि चूँकि बहादुर शाह जफ़र को जब उन्होंने भारत का शहंशाह घोषित किया, तो कुछ जो सिख सोल्जर थे, सिख सोल्जर ने इस विद्रोह से दूरी बना ली, क्योंकि सिख समुदाय ने सैकड़ों साल तक इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है युद्ध किया था, इसलिए उन्हें लगा कि ये इस्लाम का दौर वापस आ गया है। बहरहाल जो भी हो, एक बार के लिए अब दिल्ली पे कब्ज़ा हो चुका था बागी सैनिकों का, और भले थोड़े दिन के लिए सही, लेकिन अंग्रेज़ दिल्ली से हट चुके थे। तो ये थी जो एक छोटी सी कहानी जो कि हम भाग पार्ट 2 में लेके आए हैं, जिसमें हमने ठीक उसके बाद की घटना का जिक्र किया, जिसमें कि दिल्ली पे कब्ज़ा हुआ था। अब हम अगले भाग में बताएंगे कि इसके आगे जो है, यानी कि मई जून के आगे कहाँ कहाँ विद्रोह कैसे हुआ, और ये कौन कौन से शहर इसमें आए, कौन कौन से लीडर ने इसमें पार्ट लिया। तो बने रहिए बातें नई पुरानी में। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी 1857 के अगले भाग की कहानी लेकर। तब तक मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और बताइए कि मैं इसके अलावा और किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि भारत का इतिहास अंतहीन है। इस पर आप जितना ही बनाएं, बहुत कुछ कहानी बाकी रह जाती है। तो एक बार फिर से धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे भाग में।